गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। हमने सर्वोच्च न्यायालय के गठन तथा न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में पढ़ा था, जो कि पार्ट फर्स्ट था। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता किन किन क्षेत्रों में है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 129 आता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में सुनिश्चित करता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो सभी अधीनस्थ न्यायालय भविष्य में अपने निर्णयों में उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 129 में ही न्यायालय की अवमानना भी आती है। न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है। अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में यह भी आता है। अतः अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जिसमें उसके निर्णय अधीनस्थ न्यायालय भविष्य के निर्णयों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय अवमानना के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में ऐसे विवाद आते हैं जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे विवाद आते हैं जो संघ तथा एक से अधिक राज्यों के बीच होते हैं। अर्थात उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे विवाद आते हैं जो संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच होते हैं। इनमें पहला होता है अगर विवाद संघ तथा एक से अधिक राज्यों के बीच होता है। दूसरा इसमें आता है संघ तथा एक से अधिक राज्यों तथा अन्य राज्य। अर्थात इस दूसरे में आता है संघ तथा राज्य एक से अधिक राज्य एक तरफ और दूसरी तरफ अन्य राज्य। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही तीसरा आता है दो से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद। अतः प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 3 तरह के विवाद आते हैं: संघ तथा एक से अधिक राज्यों के बीच एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दूसरा संघ राज्य एक तरफ तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य, और तीसरा आता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद। ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उन्हीं विवादों को स्वीकार करेगा जिसमें कोई ऐसा तथ्य या विधि का प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर है। विधिक अधिकार उच्चतम न्यायालय उन्हीं विवादों को स्वीकार करता है जिनमें विधि का प्रश्न अंतर्निहित होता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय विधिक अधिकार के अस्तित्व पर निर्भर करता है। विधिक अधिकार जो पदावली है उसका अर्थ है वह अधिकार जो विधि द्वारा मान्य और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो। अर्थात ये विधि द्वारा तो मान्य होते हैं, विधि द्वारा मान्य होंगे और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे।
उच्चतम न्यायालय को राजनीतिक प्रश्नों के विवादों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों के उपचार प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। यह प्रारंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 जो कि एक मौलिक अधिकार है, जो कि एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, के तहत भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित उपचार नागरिकों को प्रदान करता है। इस अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जैसी रिटें निकालने का अधिकार प्राप्त है और ये पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सीधे ही उच्चतम न्यायालय जाकर अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ज्यादा शक्तिशाली न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 132(1) यह सुनिश्चित करता है कि भारत राज्य के किसी उच्च न्यायालय की निर्णय की डिक्री या अंतिम आदेश वे दीवानी हो या फौजदारी की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अर्थात अनुच्छेद 132(1) सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय के निर्णय या अंतिम आदेश, चाहे वो दीवानी हो या फौजदारी, उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि यह उन परिस्थितियों में होता है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि विवाद में संविधान की व्याख्या संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 133 यह उपबंधित करता है कि उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में आप तभी अपील कर सकते हैं जब यदि उस मामले में कोई विधि का सार्वजनिक महत्व का सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो। अपील तभी की जा सकती है जब उस मामले में किसी विधि का सार्वजनिक महत्व से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो। सारवान प्रश्न अंतर्निहित होना चाहिए। ये इसके अलावा दूसरा है, उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। यदि उच्च न्यायालय यह कह दे कि जो विवाद है उसकी राय उस प्रश्न का विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय यह राय दे देता है तब भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों से संबंधित अपील की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। फौजदारी विवादों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न विषयों में सर्वोच्च न्यायालय से की जा सकती है। फौजदारी निर्णयों में अपील तभी की जा सकती है जब यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश देकर उसे मृत्यु दंड दे दिया हो।
मृत्यु दंड दे दिया हो, उस परिस्थिति में उच्च न्यायालय से अपील उच्चतम न्यायालय में ले जाई जा सकती है। उच्च न्यायालय दूसरा इसमें आता है, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ मंगवाकर, यदि कोई अभियोग निम्नस्थ या अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, उस अभियोग को यदि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगवाकर उस अभियुक्त को प्राण दंड दे देता है, उस परिस्थिति में भी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार के योग्य है, तब भी अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विचार उच्चतम न्यायालय के ही योग्य है, उस परिस्थिति में भी फौजदारी विषयों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अतः अपीलीय क्षेत्राधिकार में फौजदारी विवादों में उन विषयों में अपील की जा सकती है जिसमें अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया हो, या उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से कोई अभियोग अपने पास विचारार्थ मंगवाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो, या उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस विषय पर राय उच्चतम न्यायालय ही दे सकता है। दांडिक विषयों में अपील का प्रमाण पत्र देने का अधिकार उच्च न्यायालय का एक विशेषाधिकार है, किंतु उच्चतम न्यायालय इसका मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन इसका उपयोग वह मनमानी रूप से नहीं कर सकता। इसीलिए उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय है। अनुच्छेद 134 के अधीन संसद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकता है। 1970 में संसद द्वारा पारित एक्ट के अनुसार निम्न मामलों में भी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह अपील निचले न्यायालय की विमुक्ति आदेश को पलटकर अभियुक्त को आजीवन कारावास, या निचले न्यायालय में जो मामला था उसमें उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया हो, ऐसे जो विमुक्ति का आदेश है उन्हें भी अगर अब उच्चतम न्यायालय पलट देता है तो ऐसे आदेश उच्चतम न्यायालय अपने पास मंगवा कर सुन सकता है। अपील में अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने परीक्षण के लिए मंगा लेता है तो और अभियुक्त को 10 वर्ष से अधिक का आजीवन कारावास का दंड देता हो। अर्थात 1970 में यह व्यवस्था की गई कि अपील उन परिस्थितियों में किया जा सकता है कि यदि निचले न्यायालय ने विमुक्ति यानी कि उसे विमुक्त कर दिया हो, अभियुक्त को विमुक्त कर दिया हो का आदेश दे दिया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस विमुक्ति का आदेश को पलटकर उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दे दी हो, तो ऐसी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अलावा यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने यहाँ अभी तक पूरी तरह से मामला सुना नहीं है और कोई दंड नहीं दिया, उससे पहले ही अगर उच्च न्यायालय अभियुक्त का अभियोग अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को 10 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास का दंड दे देता है, ऐसी परिस्थिति में भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 139 अनुच्छेद 139 का 42वें संशोधन के अनुसार कुछ मामलों का अंतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो तो उच्चतम न्यायालय उसे अपने पास मंगवाकर स्वयं निपटा सकता है। अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है।
अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट अधिकार सौंपता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, दंडादेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाजत देता है। इसमें एकमात्र अपवाद यह है कि सैनिक न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संघ के सभी पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवाद, भारत के जो सभी पदाधिकारी हैं उनके चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुनता भी है और उन पर अपना निर्णय भी देता है। संविधान का अनुच्छेद 143, संविधान का अनुच्छेद 143 परामर्शदात्री या सलाहकारी भूमिका सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका को परिभाषित करता है। इसके तहत यदि कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, वह उक्त प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मंगा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय परामर्श या सलाह देता है और यह सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है। वह ऐसी परिस्थितियों में दी जाती है जब राष्ट्रपति स्वयं किसी सार्वजनिक महत्व पर उत्पन्न प्रश्न के विवाद पर सलाह मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कहता है। सर्वोच्च न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श देगा ही। यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 134 के परंतुक में वर्णित विषय संबंधित परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श देना उसकी बाध्यता है। अनुच्छेद 134 जो दांडिक विषय है उनसे संबंधित विवाद इसमें आते हैं, ये बाध्यकारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाहकारी भूमिका को पसंद नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत की व्यवस्था ब्रिटेन, कनाडा और बर्मा के अनुरूप है। संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय की पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 2 था। धन्यवाद।